तो हेलो हाय नमस्ते राम राम सत श्री अकाल जय हिंद। आप सभी लोगों को कैसे भी आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पे एक और बार, और मैं सब पे आपका स्वागत करता हूँ। चलो भैया, सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? किसी को सुनने या देखने में कोई परेशानी हो तो बता दो भाई। मैं कर तो कुछ नहीं पाऊंगा, लेकिन बता दो अगर कोई दिक्कत हो। हेलो दीपक शाक्या, हेलो प्रिंस यादव, हेलो आयुष चौहान, हेलो मोहित श्रृंखला, हेलो अमित कुमार यादव। जय हिंद बेटा, जय हिंद जय हिंद। अभी कुमार, सभी को जय हिंद। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम वर्क एनर्जी पावर यानी कार्य ऊर्जा शक्ति का हमने एक चीज पढ़ी थी कल। आज हम उसके आगे का हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं कॉलिजन यानी टक्कर, उसके बारे में पढ़ेंगे कि टक्कर क्या होता है, टक्कर क्या नहीं होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। टक्कर यानी जिसको हम कॉलिजन कह के चलते हैं, कॉलिजन यानी टक्कर कह के चलते हैं। आइए टक्कर से हम संबंधित प्रश्नों को आज करेंगे। कॉलिजन यानी टक्कर, कॉलिजन यानी टक्कर, टक्कर, टक्कर की बात लेकर चलो तो इसको टक्कर या फिर संगट कहा जाता है। आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इसको हम संगट या टक्कर कहते हैं, कॉलिजन कह के चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम अगर बात लेकर चलें तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉलिजन या फिर संगट कहकर चलते हैं। संगट होता क्या है? संगट का मतलब है व्हेन टू बॉडीज स्ट्राइक्स टू ईच अदर, स्ट्राइक्स टू ईच अदर, टू ईच अदर, strikes to each other, when two bodies strikes to each other, when two bodies strikes to each other, its velocity and momentum, its velocity and momentum may change, total momentum नहीं, किसी एक चीज का momentum, momentum may change, may change, is collision, is known as collision, is known as collision। तो इसको हम क्या कहते हैं, टक्कर कहते हैं। यानी जब दो वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, साथ में नोट्स बनाते चलना, टकराती हैं, टकराती हैं, तो संवेग और वेग बदल सकता है, बदल सकता है, जिसे टक्कर कहा जाता है। तो ये सिंपल सी बात है, जिसे टक्कर कहा जाता है। तो टक्कर का मतलब है सिंपल सा, जिसे टक्कर कहा जाता है, टक्कर कहा जाता है, टक्कर कहा जाता है, टक्कर कहा जाता है। तो एक सिंपल सी बात लेकर चलो, कहा जाता है। तो टक्कर का मतलब होता है दो चीजों का टक्कर खाना, एक दूसरे से इसकी टक्कर होना। तो एक बात सिंपल समझ के चलिएगा, जब दो चीजें टकराती हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? कितने टाइप की टक्कर होती है, तो संगत कितने प्रकार की होती है, तो टाइप्स ऑफ कॉलिजन, यानी कितने प्रकार की टक्कर है। तो प्रकार, दो प्रकार है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा के आधार पर टक्कर, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर। और दूसरा होता है, इसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा के आधार पर, गतिज ऊर्जा के आधार पर, आधार पर, गतिज ऊर्जा के आधार पर। तो दो आधारों पर हम क्या करते हैं, ऊर्जा को हमेशा निर्धारित करते हैं, मतलब बांटते हैं। तो जितनी भी टक्कर है, अगर बात लेकर चलें तो दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं टक्कर हो गए। पहला होता है डायरेक्शन के आधार पर, यानी दिशा के आधार पर। हम देखेंगे कि डायरेक्शन के आधार पर हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिशा के आधार पर हम इसको कैसे बताकर चलते हैं। आइए एक एक करके दोनों चीजों को पढ़ते हैं कि क्या क्या टक्कर होती है, कौन सी टक्कर नहीं होती है। तो पहली, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। पहला होता है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल कॉलिजन, वन डायमेंशनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक विमीय कहते हैं, एक विमीय टक्कर, एक विमीय टक्कर, टक्कर, वन डायमेंशनल, जिसके बारे में हम बात करते हैं। हाँ जी भैया कह लीजिए, आपको टक्कर कहना है, टकराव कहना है, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये समझिएगा, वन डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज सीधे सीधे आकर एक दूसरे से टक्कर खाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल कॉलिजन, यानी एक विमीय टक्कर कहते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हेड ऑन हेड कॉलिजन भी कहते हैं,
यानी सर से सर टकराना। तो जो सर से सर टकराना मतलब एक चीज जाके दूसरे के बिल्कुल बीच में हिट करे, तो ऐसी टक्कर को हम क्या बोलते हैं, कॉलिजन को क्या कहते हैं, ऐसी टक्कर को कॉलिजन को हम लोग कहते हैं हेड टू हेड। और दूसरा जो कॉलिजन होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल, यानी दो विमीय कहकर चलते हैं। और दो विमीय जो टक्कर होती है उसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम ऑब्लिक कॉलिजन भी कहते हैं। ऑब्लिक को हिंदी में कहते हैं तिर्यक, इसको हम कहते हैं तिर्यक। और इसकी बात लेकर चलूं तो इसको हम द्विविमीय कहकर चलते हैं, इसको हम कहते हैं द्विविमीय कहकर चलते हैं। तो ये दो तरह की टक्कर है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, बात सुनते चलना क्या क्या है। वन डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, एक विमीय टक्कर का मतलब क्या होता है। एक विमीय टक्कर का मतलब है कि एक वस्तु है, दो वस्तु है, अगर मैं बात लेकर चलूं और इनकी टक्कर हो जाए तो इनकी टक्कर हो गई। अगर इनकी टक्कर हो जाती है तो ऐसे कॉलिजन की बात लेकर चलूं तो ऐसे कॉलिजन को हम वन डायमेंशनल कहते हैं, जिसमें एक चीज जाकर दूसरी चीज से टकराती है और एक चीज चलने लग जाती है और दूसरी चीज चलने लग जाती है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल, यानी सीधा सीधा जाना। पर आपने कभी कैरम बोर्ड खेला है, अगर आपने कभी कैरम बोर्ड खेला है तो आपने ऐसा देखा होगा, कैरम बोर्ड खेलते वक्त आप गोटी के किनारे से मारते हैं। आपने देखा होगा कि एक गोटी ऐसे होती है और दूसरी गोटी जाकर उसके यहां पर जाकर टकराती है, और जब यहां टकराती है गोटी तो एक गोटी इधर चली जाती है और एक गोटी इधर चली जाती है। तो जब टक्कर होने के बाद में, दो चीजें अलग अलग दिशा में चली जाती है, यानी जब स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा के अलावा चली जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन यानी दो विमीय गति कहते हैं। दो विमीय गति के अंदर कोई चीज सीधे ना जाकर अपनी दिशा में भी परिवर्तन कर सकती है, और ऐसी टक्कर को, ऐसे कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल कहकर चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, दो विमीय कहकर चलते हैं। सिंपल सी बात है। टू डायमेंशनल का एग्जाम्पल बताता हूं क्या होता है। टू डायमेंशनल के एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि एक चीज है, एक चीज आई और इस चीज की टक्कर मान लो दूसरी चीज से हो गई, और दोनों चीजों के टक्कर होने के बाद में मान लो ये चीज आई और इसकी टक्कर इधर से हो गई, और टक्कर होने के बाद में एक चीज क्या चली गई, यहां चली गई, और एक चीज बच्चों कहां चली गई, यहां चली गई। और इस तरह की जो टक्कर होती है, इस कॉलिजन को अगर मैं बात करूं, इनकी जब टक्कर हुई तो एक कॉलिजन के बाद यहां चला गया, एक कॉलिजन के बाद यहां चला गया, और इस टक्कर को हम टू डायमेंशनल यानी दो विमीय गति की टक्कर की बात करते हैं, यानी टू डायमेंशनल कॉलिजन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वन डायमेंशनल मतलब सीधी डायरेक्शन और टू डायमेंशनल मतलब दिशा में बदल जाना। जैसे कैरम बोर्ड की गोटियां कौन सी गति करती हैं, कौन सा मोशन करती हैं, कौन सा कॉलिजन करती हैं, उसको टू डायमेंशनल कॉलिजन कहते हैं, यानी द्विविमीय कहकर चलते हैं। इस तरीके से हम टक्कर को डिफाइन करते हैं। क्या बात ठीक है? कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ जी शिवांगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, चलिए। चलिए, इन एनी टाइप ऑफ कॉलिजन, इन एनी टाइप ऑफ कॉलिजन, इन एनी टाइप ऑफ कॉलिजन, द टोटल मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम is always remains constant, always remains constant। यानी किसी भी टक्कर में, किसी भी टक्कर में कुल संवेग हमेशा हमेशा नियत बना रहता है, नियत बना रहता है। यानी कहने का मतलब है टक्कर से पहले का मोमेंटम टक्कर के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। यानी आप आगे चल के एक चीज पढ़ोगे कि भैया जी एक कॉलिजन होता है, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन यानी पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर। दूसरा होता है इन इलास्टिक कॉलिजन, और तीसरे को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, इसको बोलते हैं पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर। आप ये देखोगे कि कोई से भी टाइप का कॉलिजन हो, इस ब्रह्मांड में कोई सी भी टक्कर हो, मुंह उठा के एक चीज लगा दो, इसका नाम है M1V1 बराबर M2V2। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती M1V1 बराबर M2V2 नहीं लगाने से। ये समझ लो इस ब्रह्मांड में कोई भी टक्कर हो उसमें M1V1 बराबर M2V2 लगाया जा सकता है। यानी कोई भी न्यूमेरिकल करने से हम क्या करना है, न्यूमेरिकल करने से पहले सीधा दिमाग लगाना है कि M1V1 बराबर M2V2, दैट्स इट, बस सीधी सी बात। तो आप ये समझ के चलिएगा कि कोई सी भी टक्कर होगी उसका एक सीधा सा मोटिव है कि M1V1 बराबर M2V2 लगेगा लगेगा, चाहे दुनिया का कोई भी टक्कर हो। तो न्यूमेरिकल करने में आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। न्यूमेरिकल करते वक्त आपको सबसे पहला दिमाग लगाना है M1V1 बराबर M2V2, यानी टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम टक्कर के बाद के टोटल मोमेंटम के बराबर होगा, यानी टक्कर से पहले का टोटल कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर होगा। हमेशा इस चीज को रखना है, और अगर आप इस चीज को समझ गए तो इस चीज में कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो आप ना बना पाओ। इतना मेरा आपसे वादा है, आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ के चलते हो तो हर न्यूमेरिकल कर सकते हो। पर आप ये समझ के चलिएगा कि ये पहला कॉलिजन है जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये समझ लीजिए टक्कर से पहले का टक्कर के बाद के टोटल मोमेंटम के हमेशा बराबर होता है, इस चीज की हम बात करते हैं। इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये था हमारा डायरेक्शन के बेसिस पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा के आधार पर, यानी गतिज ऊर्जा के आधार पर, गतिज ऊर्जा के
आधार पर, आधार पर, गतिज ऊर्जा के आधार पर। दूसरा है गतिज ऊर्जा के आधार पर कौन सी टक्कर होती है, इसकी हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा के आधार पर। गतिज ऊर्जा के आधार पर पहली टक्कर को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक, हिंदी में पूर्णतः प्रत्यास्थ, पूर्णतः प्रत्यास्थ। दूसरे को बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन यानी अप्रत्यास्थ टक्कर, और तीसरे को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक यानी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ये तीन तरह की टक्कर हमें रोजाना जिंदगी में देखने को मिलती हैं, तीन तरह की टक्कर हमें रोजाना देखने को मिलती हैं। अब हम जानेंगे कि ये तीन तरह की टक्कर आके होती कैसे और कैसे इनको विभाजित करते हैं, कैसे इनको बांटते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं परफेक्टली इलास्टिक है क्या। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। एक बात मुझे बताइएगा, मैंने एक बॉल ली और बॉल को मैंने नीचे गिराया और ये बॉल गई नीचे की तरफ और जमीन से टकरा के दोबारा मेरे हाथ में आ गई। मेरी बात को समझना, हमने बॉल गिराई और बॉल जमीन से टकरा के दोबारा मेरे हाथ में आ गई। कौन सी टक्कर है? इस टक्कर को हम क्या बोलकर चलेंगे? हमने अगर बात लेकर चला, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है बेटा तो आप अपनी मर्जी से लिख लो, मतलब अपने नाम से लिख लो। मैंने लिख दिया, मैं मिटा नहीं रहा हूं, जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना तब लिख लेना। परफेक्टली इलास्टिक पूर्णतः प्रत्यास्थ, इनइलास्टिक अप्रत्यास्थ, और परफेक्टली इनइलास्टिक यानी पूर्णतः अप्रत्यास्थ। फिर से सुन लो दोबारा से, परफेक्टली इलास्टिक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, इनइलास्टिक अप्रत्यास्थ टक्कर, और परफेक्टली इनइलास्टिक यानी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तीन तरह के कोलिजन है। शायद आपने इनसे पहले, आज से पहले कभी नाम इनके सुने हो या आपने कभी पढ़ा हो या सुना हो, ऐसा कुछ होता है। पर आप ये समझ लीजिएगा तीन तरह की टक्कर हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, एक और बार बोल दूं, परफेक्टली इलास्टिक यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ, इनइलास्टिक यानी अप्रत्यास्थ, और तीसरी टक्कर है परफेक्टली इनइलास्टिक यानी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। ये तीन तरह के कोलिजन यानी तीन तरह की टक्कर हमें रोजाना जिंदगी में दिखाई पड़ती है। अब हम ये जानना, अच्छा हम कहां थे दोबारा से, हमने अगर एक बॉल गिराई तो ये बॉल जमीन पर गई और जमीन से टकरा के दोबारा मेरे हाथ में आ गई। आप मुझे बताओ कि क्या कोई काइनेटिक एनर्जी, कोई गतिज ऊर्जा की हानि हुई है? क्या कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ? कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ? भाई बॉल गिराई और बॉल टकरा के दोबारा मेरे हाथ में आ गई, ऐसा क्या मतलब? इसका मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी यानी कोई गतिज ऊर्जा की हानि नहीं हुई। और जब कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, दो गाड़ियां आई, दो ट्रकों की टक्कर हुई 50-50 की स्पीड से, और दोनों 50 की स्पीड से वापस लौट गई। दो कारें आई 100-100 की स्पीड से, टक्कर हुई और वापस लौट गई। दिख नहीं रहा है? ठीक है भैया जी, मैं मिटा देता हूं यार, आपके मैसेज बार बार आ रहे हैं तो ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मिटा देता हूं। मेरे बोलने का कोई मकसद नहीं निकला, लेकिन कोई बात नहीं। हम क्या कह रहे थे, दोबारा सुनिएगा मेरी पूरी बात को। तो हमने कोई चीज ऊपर से नीचे गिराई और नीचे टकरा के दोबारा से मेरे हाथ में आ गई, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? तो तीन तरह के कोलिजन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला जो टक्कर होती है हमारी जिंदगी में, वेयर देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती। तो गतिज ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, कोई हानि नहीं होती। तो कोई जब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, उस कॉलिजन को हम क्या बोलते हैं? उस कॉलिजन को परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं, यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर मैंने बॉल को गिराया और बॉल इतनी सी, आपने 10 मीटर की गेंद गिराई और ऊपर से उछल के आधी उछली, तो ऐसे कॉलिजन को क्या बोलेंगे? जिसमें थोड़ी सी एनर्जी की लॉस हो जाती है, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, थोड़ी सी गतिज ऊर्जा की हानि हो जाती है। ऐसे कॉलिजन को हम ऐसे कॉलिजन को हम इन इलास्टिक कॉलिजन यानी अप्रत्यास्थ टक्कर कहकर चलते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप मान लीजिए कोई चीज इतनी ऊंचाई से गिराते हैं और मान लेता हूं कि यह हाइट जो है, इसकी जो ऊंचाई है वो कैपिटल एच है। आपने मान लेता हूं कि कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई और हमने कहा, अगर आपने ऊपर से नीचे गिराई, हमने कहा आपने कैपिटल एच से गिराई। अब मेरे भाई, और कैपिटल एच से गिराई और वो दोबारा से कितनी उछली है? दोबारा से वो उछलती है बेटा, स्मॉल एच उछलती है। तो भैया जी हमने कैपिटल एच ऊंचाई से गिराई है और दोबारा से कितनी उछली है? स्मॉल एच उछलती है। और जब कैपिटल एच और स्मॉल एच बराबर होते हैं, जब कोई गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ऐसी टक्कर को हम परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन यानी पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। ऐसा हालांकि हो ही नहीं सकता इस ब्रह्मांड में कि किसी चीज को गिराएं और दोबारा से वो अपने हाथ में लौट आए। ऐसा कैसे होगा भाई? भाई गिरेगी बॉल तो आवाज तो आएगी, साउंड एनर्जी आएगी कहां से? ध्वनि ऊर्जा आएगी कहां से? भाई आएगी आपकी आपकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, उसी से तो आएगी। भाई हीट भी पैदा हो सकती है तो क्यों होगी? आपकी एनर्जी में से तो लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा पूरी की पूरी वापस हो ही नहीं सकती। ब्रह्मांड में ऐसा कोई केस है ही नहीं जिसमें टक्कर हो और कोई लॉस ही ना हो।
ऐसा वास्तविकता में नहीं है, रियलिटी में नहीं है। हालांकि हम एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करते हैं जो लगभग होता है प्रत्याश, लेकिन वास्तविकता में परफेक्टली इलास्टिक का रियलिटी में आइडियल कोई केस नहीं है, आदर्श रूप में कोई केस नहीं है, हम लिखकर जरूर चलते हैं। तो दूसरी जो टक्कर होती है इसको हम कहते हैं जब कुछ गतिज ऊर्जा की हानि हो जाती है, व्हेन देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा की कुछ हानि हो जाती है। गतिज ऊर्जा की बच्चों क्या हो जाती है? गतिज ऊर्जा की कुछ हानि हो जाती है, यानी कुछ हानि हो जाती है, और कुछ हानि हो जाती है और जिसमें काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस हो जाता है, ऐसी टक्कर को हम इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। आपने किसी चीज को h ऊंचाई से गिराया है और वो h ऊंचाई की तरफ गिर जाती है, तो आपने कहा सर जी h की वैल्यू स्मॉल h से बड़ी है, और इसका मतलब है जब कुछ काइनेटिक एनर्जी का यानी कुछ गतिज ऊर्जा का लॉस हो जाता है, दुनिया भर में 90% कोलिजन, 90% जो टक्कर होती है वो इसी के अंडर आती है। तीसरा कोलिजन बच्चों, व्हेन देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी जब गतिज ऊर्जा की अधिकतम हानि हो जाती है, अधिकतम हानि हो जाती है। जब क्या होती है? गतिज ऊर्जा की अधिकतम हानि हो जाती है, मतलब पूरा ही लॉस हो जाता है, पूरा बंटा ढार हो जाता है, पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। भाई 2 ट्रक आए, 2 ट्रक घुस गए, कहां गई काइनेटिक एनर्जी? खत्म, वापस लौटी नहीं, तो क्या हुआ? पूरा लॉस। बॉल गिराई, ऊपर से भट्ट नीचे चिपक गई, ऊपर उछली नहीं, तो क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी की मुंह में कागज खा लूं और फेंक के मारू दीवार में, क्या कागज लौटेगा? अरे नहीं लौटेगा। कौन सा लॉस है? कौन सा है? परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। गोली मार दूं रेत में तो क्या होगा? रेत से गोली वापस लौटेगी? नहीं। कौन सा कोलिजन? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। दीवार में गोली मार दूं तो क्या होगी? नहीं लौटेगी। तो कौन सा होगा? परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। कहने का मतलब है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब जब दो चीजें चिपक जाएं या फिर कोई चीज वापस ही ना लौटे, ऐसी सारी टक्कर हमारी परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन यानी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर के अंतर्गत आती है। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर किसी चीज को कैपिटल एच ऊंचाई से गिराओ और मेरे भाई स्मॉल एच तो मरा मरा सा हो जाए, यानी कैपिटल एच स्मॉल एच से बहुत बड़ा हो, ऐसे लॉस को हम क्या बोलते हैं? पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। बोलो क्या बात सही है? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहकर चलते हैं। क्या कहकर चलते हैं? पूर्णतः अप्रत्यास्थ कोलिजन यानी टक्कर कहकर चलते हैं। बताइए क्या मेरी बात सही है? क्या मेरी बात आपके पल्ले पड़ी? क्या मैं क्या कह रहा हूं, क्या नहीं कह रहा हूं? मेरे भाई मुझे बताओ। मेरे भाई सेकंड एग्जांपल उदाहरण कौन सा है? संवेग हमेशा संरक्षित होगा। कितने बार बोलूं भाई? मैं चिल्ला चिल्ला के मर गया। मोमेंटम सोचना ही नहीं है, मुंह उठाया और बेटा सुबह सुबह जग के सीधे सीधे लिख दिया m1v1 बराबर m2v2। हमेशा कॉलिजन यानी टक्कर तो हमेशा टक्कर से पहले का टोटल मोमेंटम टक्कर के बाद के टोटल मोमेंटम यानी कुल संवेग के बराबर होता ही होता है। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल है ही नहीं जिसमें ये ना लगे। सीधी सी बात। तो भैया जी पहली बात। दूसरा उदाहरण भाई रियलिटी में तो है नहीं पर हम लिख देते हैं, स्टील बॉल का टकराना यानी स्टील की गेंदों का टकराना। स्टील बॉल्स हम मान लेते हैं जो स्टील की गेंदें होती हैं वो ज्यादा हद तक स्टील की जो गेंदें होती हैं उनका टक्कर जो होती है वो ज्यादातर पूर्णतः प्रत्यास्थ के अंतर्गत आती है, पर रियलिटी में नहीं, लेकिन बहुत हल्का लॉस होता है। इन इलास्टिक के 90% ऑफ टोटल कॉलिजन यानी हिंदी में बात लेकर चलूं तो कुल टक्करों के 90%, कहने का मतलब रोजाना की जितनी भी टक्कर दिख रही है 90% यही है। आपने कहा एक बॉल गिराई, बॉल आधी उछल के गिर पड़ी। क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट के एग्जांपल सारे, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, इसी के अंदर आ रहा है ना। किसी में पत्थर फेंक के मार दिया तो पत्थर फेंक के मारा, उसके मूड में बजा पत्थर और पत्थर लौट के आ गया वापस। भाई पत्थर अंदर घुस थोड़ी जाएगा, पत्थर टकरा के वापस लौटेगा ना। उसके सर के किसी में सर के मार के देख लो। दीवार में पत्थर फेंक के मारेंगे तो पत्थर, मैंने 100 की स्पीड फेंका तो 100 की स्पीड से वापस आएगा क्या पत्थर? अरे कब से आने लगा 100 की स्पीड से? पत्थर हो सकता है बीच में ना के बीच में गिर पड़े, तो कौन सा होगा? इनइलास्टिक कोलिजन। पूरी दुनिया के 90% कोलिजन यानी 90% टक्कर इनके बीच में ही आती है। पूरी दुनिया की 90% टक्कर यही तो है। तो ये बात समझाई? तो भैया इतनी बात। इसकी बात लेकर चलूं, इसका एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल की बात लेकर चलूं तो परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? पूर्णतः प्रत्यास्थ में क्या होता है? जब बुलेट फायर्ड टू सैंड, रेत में गोली चलाना, रेत में गोली चलाना, तो रेत में गोली चलाना इसी के अंतर्गत आएगा। रेत में गोली चलाना इसी के अंतर्गत आएगा। दो चीजों का चिपक जाना, सीधी सी बात समझो, दो चीजें जब भी चिपक जाएंगी तो यही कॉलिजन होगा। दो चीजों का चिपक जाना इसी के अंतर्गत आएगा और इसी के अंतर्गत ये वाला कॉन्सेप्ट बनता है। इसको पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। 3 टक्करें डेली लाइफ में देखने को मिलती हैं, इन्हीं को हम कहते हैं इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ। और इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हो। मुझे बताओ क्या बात ठीक है? किसी को कुछ भी पूछना हो तो मुझे बता दो भाई। ये 3 तरह की टक्कर हमारी रोजाना जिंदगी में देखने को हमें हासिल हुई है, हमें पता लगी है। बताओ भैया जी बात ठीक है? ठीक है, 3 ही कोलिजन है, 3 के अलावा तो है नहीं कुछ। चलिए आगे चले, चलो भैया।
चलो एक छोटी सी बात मुझे एक्सप्लेन करनी है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद भाई श्रावण, धन्यवाद शिवांगी। तो आप ये समझ के चलिएगा। अच्छा जी, चलिए, एक चीज होती है हमारी फिजिक्स में जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हिंदी में बोलते हैं, इसको ई से लिखते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यावस्थन गुणांक। आपने शायद सुना हो कभी, इसको बोलते हैं प्रत्यावस्थन गुणांक। क्या होता है, क्या होता है प्रत्यावस्थन गुणांक, क्या होता है? चलिए भैया जी, एक छोटा सा आप संयम रखिएगा थोड़ा सा, मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात को कि क्या है क्या नहीं है, ध्यान से सुनते चलना, बुरा मत मानना मेरी किसी बात का। ठीक है, ये कोलिजन हुआ, टक्कर हुई, मान लेता हूं ये m1 द्रव्यमान v1 से चल रहा है, और ये m2 जो मास है यानी द्रव्यमान है, इसको u1 से लिख देते हैं, माफ कीजिएगा, ये u1 से चल रहा है, ये चल रहा है u2 से। m1 की टक्कर होने के बाद में वेलोसिटी यानी वेग हो जाता है v1, और m2 का कितना हो जाता है, v2 हो जाता है, v2 हो जाता है। ये दोनों इसकी छोटी छोटी बातें हैं। चलिए जी, मैंने आपसे 50 बार कहा बेटा, मुंह उठा के संवेग के संरक्षण का नियम लगता है। क्या होता है? मुंह उठा के संवेग के संरक्षण का नियम लगता है, मुंह उठा के कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, संवेग के संरक्षण का लगता है। थोड़ा सा संयम दीजिएगा, 2 मिनट का काम है, मुश्किल से 2-3 मिनट चलेगा ये जो कहानी लिख रहे हैं, लेकिन आप समझ जाओगे चीजों को कि मैं क्यों बता रहा हूं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, लगाते कैसे आपको ये समझाने चाह रहा हूं कि लगता कैसे कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम। बेटा संवेग के संरक्षण का नियम क्या कहेगा? संवेग का संरक्षण का मतलब टक्कर के बाद का, टक्कर के बाद का, टक्कर से पहले का, टक्कर के बाद का, टक्कर से पहले का, टक्कर के बाद का, यानी m1 इंटू u1 प्लस में m2 इंटू u2 किसके बराबर होगा? m1 इंटू v1 प्लस में किसके बराबर होगा? m2 इंटू v2 के बराबर, यानी m2 इंटू v2 के बराबर। बात किसी को दिक्कत? मेरे भाई u1 और u2 को अलग अलग कर लें, एक तरफ कर लें मेरे भाई, बिल्कुल कर लो, क्या बुराई है? आपको बुरा लग रहा हो तो मैं क्या करूं बेटे? m1 इंटू में क्या कर सकते हैं? u1 माइनस में लिख सकते हैं m1 इंटू v1, इक्वल टू लिख सकते हैं m2 इंटू v2, माइनस में लिख सकते हैं m2 इंटू u2। बेटा m1 कॉमन ले लें, m1 कॉमन ले ले तो बचेगा u1 माइनस में v1, बराबर में m2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? v2 माइनस में u2। बोलो कोई दिक्कत हो? चलो ठीक है, चलिए। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, ये वेलोसिटी में कैसे हो जा रही है? वेलोसिटी में कैसे हो जा रही है मतलब? बेटा टक्कर होगी तो हो सकता है ना दोनों साथ में ना चलें, कुछ लॉस हो जाएगा, है ना? ये u1 वेग से चल रहा था, ये u2 से, u1 ज्यादा होगा तभी टक्कर होगी, है ना? तो एक पीछे से आके टक्कर खाया, अब दोनों का अलग अलग वेग हो जाएगा, दोनों की अलग अलग वेलोसिटी हो जाएगी, तो टक्कर के बाद की कुछ ऐसी कहानी है। मान लेते हैं ये जो टक्कर है ये पूर्णतः कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पालन कर रही है, यानी संवेग के संरक्षण के नियम का पालन कर रही है। ठीक है, मेरी बात को समझना। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाने पर, कंजर्वेशन ये हमेशा नहीं लगेगा, ये सिर्फ लगेगा परफेक्टली इलास्टिक में। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। तो टक्कर के पहले 1/2 इंटू m1 इंटू u1 स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m2 इंटू u2 स्क्वायर बराबर में 1/2 इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर प्लस में 1/2 इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर। मेरी बात मेरी समझ रहे हो बेटा? इन दोनों को कॉमन ले लो तो 1/2 इंटू m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस v1 वाला इधर ले आओ, 1/2 इंटू m1 इंटू v1 स्क्वायर बराबर में 1/2 इंटू m2 इंटू v2 स्क्वायर, माइनस में बात लेकर चलो तो 1/2 इंटू m2 इंटू u2 स्क्वायर। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस बहुत ज्यादा नहीं है, बस खत्म होने वाला है। अगर मैं बात लेकर चलूँ इसको कॉमन ले लूंगा, मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। 1/2 इंटू m1 1/2 तो कॉमन लेकर कट जाएगा, इसको मैं लिख दूं तो m1 इंटू में हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस में हो जाएगा v1 स्क्वायर, बराबर में बात लेकर चलूं तो m2 कॉमन, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। बोलूं कोई दिक्कत तो नहीं? ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। ठीक है जी मेरे भाई, अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दें, सेकंड बाय वन, सेकंड बाय वन, दूसरे से पहले को, तो ये होगा u1 प्लस वी वन, u1 माइनस वी वन, और इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस माइनस वाला कट जाएगा, प्लस वाला रह जाएगा, u1 माइनस वी वन अपॉन में बस u1 माइनस वी वन बराबर में इधर हो जाएगा v2, v2 माइनस u2, और इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो एक नंबर आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे e, और e की बात लेकर चलूं तो कितना होगा? तो e2 की बात लेकर चलूं तो e को आप लिख सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। भैया जी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, बोलो किसी को दिक्कत तो नहीं? ठीक है जी, 2 माइनस वी वन, ठीक है जी, प्लस वाला रह जाएगा, माफ कीजिएगा,
वही गड़बड़ कर रहे थे, चलिए ठीक है। तो u1 v2 माइनस वी वन, ठीक है जी। चलिए तो e बराबर कितना हो जाएगा, e बराबर हो जाएगा vt माइनस वी वन इक्वल टू हो जाएगा u1 माइनस u2, और इस तरीके से हम इसको कहेंगे। तो प्रत्यावस्थान गुणांक होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ प्रत्यावस्थान गुणांक है क्या। बच्चों देखो प्रत्यावस्थान गुणांक क्या है, आप ये समझो कि मैंने कोई बॉल गिराई बेटा, और इस बॉल की टक्कर किससे हो रही है, जमीन से हो रही है, समझना मेरी बात। अब बॉल कितना उछलेगी ये कौन बताएगा, बॉल कितना उछलेगी ये कौन बताएगा मेरे भाई, बॉल कितना उछलेगी ये कौन बता के चलेगा, बॉल कितना उछलेगी ये कौन बता के चलेगा। तो बॉल कितना उछलेगी बच्चे, बॉल कितना उछलेगी ये कौन बता के चलेगा, ये बताएगा प्रत्यावस्थान गुणांक। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बॉल गिराई और बॉल जमीन से टकरा के उछल गई, तो मार्बल पे डालोगे तो मार्बल पे अच्छी उछल रही है, रेत पे डालोगे तो रेत पे कम उछल रही है। लास्ट वाला समझा दूं, मैं दोबारा बता देता हूं, कोई बात नहीं बेटा, लास्ट वाला समझा देता हूँ, जगह थोड़ी कम थी, लेकिन आप अगर चाहते हो तो मैं लास्ट वाला दोबारा बता देता हूँ। मेरे को पता है तुम एक स्टेप में आगे चला गए ना तो तुमको समझ में नहीं आया होगा, मुझे, मैं जानता हूँ इस बात को, तुम लोग ना एक स्टेप आगे चला गए ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा। सेकंड बाय वन डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा, इसको पूरा लिखना पड़ेगा आप, u1 माइनस v1 u2 प्लस v1 बराबर में, ये इसको सेकंड बाय वन कर दिया तो m1 m1 कट जाएगा, ये प्लस माइनस लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं इसको। इधर की बात लेकर चलूं अपॉन में, इसके नीचे ये वाला है तो u1 माइनस वी वन, ऐसे ही इधर की बात करूं तो ये दो बार लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2, और अपॉन में डिवाइड कर देंगे, ये वाला डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2, तो v2 में से u2 कट जाएगा, u1 में से ये वाला कट जाएगा, फिर इसको इधर ले लेंगे, v2 इधर v2 था इधर v1 था, इसको इधर लेकर गए तो v2 माइनस वी1 बराबर में इधर कितना था, ठीक है जी, v2 माइनस वी1, और ये हो गया। इस साइड की बात लेकर चलूं तो इस साइड की बात लेकर चलूं तो इस साइड हम लिख सकें इतना, ठीक है जी, u1 है ये, तो ये इस तरफ चला गया तो ये हो जाएगा v2 माइनस वी1, तो इधर v2 इधर हो गया v1, इधर चला गया तो ये कितना हुआ, ये हो गया u1 माइनस में u2, इसको इस तरफ लेकर गए तो ये बना v2 माइनस वी1 अपॉन में लिखा u1 माइनस u2, और ये 1 के बराबर हुआ, ये जो 1 है इसी को, ये कांस्टेंट है या ऐसे कांस्टेंट लिख लो, कांस्टेंट है उसको हमने e लिख दिया, तो e बराबर कितना हुआ, v2 माइनस वी1 अपॉन में u1 माइनस u2। चलिए दोबारा से क्या कह रहा हूं, प्रत्यावस्थान गुणांक है क्या, प्रत्यावस्थान गुणांक है क्या, टक्कर के बाद में दो चीज कितना कितना उठेगी ये किस बात पे डिपेंड करता है, टक्कर के बाद में कोई चीज कितना ज्यादा उछलेगी ये किस बात पे डिपेंड करता है बच्चों, किस बात पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, सरफेस पर भी तो कोई चीज डिपेंड करती है कि नहीं करती है भाई। दो भाई अगर कोई चीज गिरा रहे हो तो कोई चीज टक्कर खा मेरे हाथ में आ गई तो परफेक्टली इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ है कि प्रत्यास्थ है, ये तो कुछ टक्कर होने वाली सतहों पे भी तो डिपेंड करता है, तो टक्कर होने वाली सतहों पे डिपेंड करता है, तो ई यानी प्रत्यावस्थान कोण क्या बताता है, यह टक्कर होने वाली सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, सरफेस यानी सतह का गुण है, जो दो चीजों की टक्कर हो रही है उसकी प्रॉपर्टी। तो ई नहीं पता होगा तो आप ये नहीं बता पाओगे कि टक्कर होने के बाद कोई चीज कितना उछलेगी, क्योंकि मार्बल पे डालोगे तो मार्बल पे ज्यादा उछलेगी, रेत पे डालोगे तो रेत कम उछलेगी, तो भाई आपको बताना पड़ेगा ना कि सतह जो है जिसके साथ हो रही है वो कैसी सतह है, तो हारी ई डिसाइड करता है, ई होता है सतह का गुण, जो टक्कर खा रही है, स्टील बॉल टकराएंगी तो वापस अलग लौटेंगी, प्लास्टिक की बॉल टकराएंगी तो अलग लौटेंगी, रबर की टकराएंगी तो अलग लौटेंगी, मेरे भाई तय पे भी तो निर्भर कोई चीज कितना लौटेगा, और उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं। सरफेस जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो सतह की प्रॉपर्टी है, जो दो चीजों की टक्कर हो रही है वो बताती है कि कोई चीज कितना अलग होगी कितनी अलग नहीं होगी, इसी की बात करते हैं। और ई जो होता है इसी को हम प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं, ई जो होता है प्रत्यावस्थान गुणांक कहकर चलते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम इसी तरीके से लिखकर चलते हैं, ई का जो फॉर्मूला होता है वो इसी तरीके से लिखकर चलते हैं। तो ई का फॉर्मूला आपने लिखा था v2 माइनस वी वन, या ऐसे लिख लो रिलेटिव वेलोसिटी ई बराबर स्मॉल h अपॉन में कैपिटल H। एक सेकेंड को पूरा लिखना पड़ेगा, ई बराबर v2 माइनस वी वन अपॉन u1 माइनस v2 माइनस वी वन अपॉन u1 माइनस u2। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, और अपॉन में होता है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। भाई अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो दो बार पूछ लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना यार बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आप मेरी बात को सुनना, क्योंकि मैं आपको बता दूं ई जो होता है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं, ये आज तक ये समझ लीजिए 90% लोगों को समझ में नहीं आया आज तक। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं हर बात को एक्सप्लेन करके चलूंगा, भाई मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके चलूं कि ई होता क्या है।
ई किसकी प्रॉपर्टी है? सतह के गुण है। और सरफेस की प्रॉपर्टी है जो ये बताता है कि बॉल कितना उछलेगी कितना नहीं उछलेगी, यानी टक्कर होने के बाद में कितनी तेज जाएगी, इस चीज के बारे में कौन बताएगा? ई बताएगा। ई पर निर्भर करता है। ई किसकी प्रॉपर्टी है? सतह की प्रॉपर्टी है, सरफेस की प्रॉपर्टी है। हिंदी में बात लेकर चलूं तो टक्कर के बाद सापेक्ष वेग बटा टक्कर के बाद, टक्कर के पहले सापेक्ष वेग। और सापेक्ष वेग आपको निकालने का तरीका आपको याद होगा, जब दो चीजें एक ही दिशा में चलती हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष वेग माइनस करके निकालते हैं। तो इस तरीके से हम चीजें लिखकर चल सकते हैं। भानु प्रताप समसी की वैल्यू कैसे निकली वो बता दो प्लीज फिर से यार। भानु प्रताप क्या कर रहे हो यार, इतना क्या मैंने ऐसी डिफिकल्ट चीज बता दी है यार, तुम लोग यार 3-3 बार पूछ रहे हो यार। फिर से देख लो भैया मैं क्या करूं। m1 चल रहा है u1 वेलोसिटी से, m2 चल रहा है u2 वेलोसिटी से। m टक्कर होने के बाद m1 v1 से चलता है और m2 v2 से चलता है। आप खुद एक बार करके देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा यार। संवेग के संरक्षण का नियम लगाया, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। 1-1 वालों को एक तरफ कर लिया, 2-2 वालों को एक तरफ कर लिया। m1 u1 माइनस m1 v1 1-1 वालों को, m2 v2 माइनस m2 u2। m1 यहां से कॉमन लेकर एक इक्वेशन बना ली, वन इक्वेशन। ऐसा ही मैंने यहां पर किया, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाई, गतिज ऊर्जा का संरक्षण का नियम लगाया। तो आपने कहा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन। हमने ये लिख दिया, 1-1 को एक तरफ कर लिया, 2-2 को एक तरफ ले लिया, 1/2 तो कॉमन लेकर कट ही जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से हटा सकते हैं। इस तरफ बन गया m1 इंटू ये और ये बना m2 इंटू ये हमने सेकंड इक्वेशन लिख ली। चाहो तो आप इसको और भी सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। आपको और मन कर रहा है इसको सॉल्व करने का और सॉल्व कर लो भैया, मेरे को एक एक स्टेप बताना पड़ रहा है। चलो भैया जी, ये हो गया u1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको आता हो तो a1 माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है जी, इंटू में a प्लस बी a माइनस बी, u1 माइनस v1 है ना। इस तरफ ये हो गया, इधर हो गया m2, इधर हो गया a माइनस बी, तो v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2। मेरे भाई इसको सेकंड मान लो, आप मत परेशान हो। अब सेकंड बटा 1 करके देखो, आप एक रफ कॉपी लो और अपने आप करने की कोशिश करो। सेकंड बटा 1 करने की, सेकंड बटा 1 करोगे तो m1 कट जाएगा और u1 माइनस v1 से ये वाला माइनस माइनस वाला कट जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा ऊपर की तरफ। ऐसे ही उधर की बात लेकर चलेंगे तो m2 कट जाएगा बेटा और माइनस वाला कट जाएगा, सिर्फ प्लस वाला उस तरफ रह जाएगा, ये बच रह जाएगा। अब इस वाले को v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 को इस तरफ ले आए और इसको ले आए तो एक कांस्टेंट नियतांक बन जाएगा। इस नियतांक को हम क्या बोलते हैं? सापेक्ष। इसको ये क्या, हाँ जी भैया न्यूमेरिकली आएंगे, ऑब्वियसली बात है न्यूमेरिकली आएंगे पेपर में यार। ये टॉपिक में सिर्फ न्यूमेरिकल बनते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन बेसिक बनते हैं, ठीक है। चलिए भैया ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिएगा, ये बन जाएगा। इसको इस तरफ लेकर आ गए तो ये कांस्टेंट बना लिया और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम ये कहकर चलते हैं प्रत्यावर्तन गुणांक। एक बार आप रफ कॉपी यूज करो, आपको जरूर आएगा यार, सिंपल है थे। तो हमारा ई निकला, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्तन गुणांक कहते हैं। अब मुझे एक बात बताना, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी यानी वेग बटा वेग की बात लेकर चलूं तो इसका क्या कोई डायमेंशन, इसकी कोई विमा होगी क्या? इसका कोई यूनिट यानी कोई यूनिट होगी? भैया वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी की बात लेकर चलूं तो वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी करोगे तो इसकी तो कोई डायमेंशन यूनिट होगी नहीं। यानी अगर आपसे पेपर में पूछी जाए तो इस बात को, अगर पेपर में आपसे पूछी जाए तो एक बात समझ के चलिएगा, पेपर में पहले पूछी भी गई है, इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी तो मैं आपको बता दूं, तो ना तो इसका कोई मात्रक होता है, ना इसका कोई मात्रक है और ना ही इसकी कोई डायमेंशन है। यानी नो यूनिट और नो डायमेंशन, ना तो इसका मात्रक होता है और ना ही इसकी कोई विमा होती है, ना ही इसकी कोई विमा है, तो यूनिट और डायमेंशन इसकी नहीं होती है। ना तो इसकी यूनिट है और ना इसकी डायमेंशन है, ठीक है जी भैया जी, सीधी सी बात है। हाँ जी भैया जी कर लेना अगर कैलकुलेशन में कहीं हो तो। हाँ जी भैया जी ठीक है जी, इस पर नहीं होगा, हाँ जी सही बात है, इसका नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर बात लेकर चलूँ, बाकी आप मैथमेटिक्स कर लेना यार, ठीक है। चलिए अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसकी वैल्यू इतनी लिखा, ठीक है जी भैया मैं करेक्ट कर दिया। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसको यूनिट और डायमेंशन लिखकर चलते हैं। एक बार आप रफ कॉपी में करना, फिर मुझे कल बताना दोबारा से, है ना। आप ज्यादा टाइम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये समझ के चलो इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। ये बताता है कि टक्कर के बाद का और टक्कर के पहले का, और इसको हम इस तरीके से लिखकर चलते हैं। तो ई बराबर एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, अगर ऊपर से नीचे गिराओगे तो फॉर्मूला बन जाएगा टक्कर के बाद का अपॉन टक्कर से पहले का। और इस तरीके से एक चीज और बनेगी, इसको बोलते हैं जंपिंग हाइट यानी उछलन ऊंचाई। क्या बोलेंगे इसको? उछलन ऊंचाई, जंपिंग हाइट यानी उछलन ऊंचाई। कोई चीज कितनी ज्यादा उछलती है, उछलन ऊंचाई, उछलन ऊंचाई। और अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो इसको हम लिख देते हैं ओरिजिनल हाइट। ओरिजिनल हाइट का मतलब होता है वास्तविक ऊंचाई, जहां से इसको गिराया गया है, जहां को इससे गिराया गया, यानी वास्तविक ऊंचाई जहां से गिराया गया है, वास्तविक ऊंचाई। और इन दोनों का अनुपात को भी हम लोग क्या बोलते हैं? इसको भी हम प्रत्यावर्तन गुणांक बोलते हैं। तो आज के बाद में आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यावर्तन गुणांक पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रत्यावर्तन गुणांक कहां से आया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहां से आया, मैंने आपको बताया। होता क्या है, दो चीजें जो टक्कर खाती हैं, दो चीजें
चीजें जो टक्कर खाती हैं इनकी सतहों की प्रॉपर्टी है, सरफेस की प्रॉपर्टी है, जो ये बताती है कि टक्कर के बाद बॉल कितना उछलेगी और कितना नहीं उछलेगी। मार्बल पे गिराओगे ज्यादा उछलेगी, मतलब उसका ई का मान ज्यादा है। अब पत्थर पे गिराओगे तो ज्यादा उछलेगी, ई का मान ज्यादा है। रेत पे गिराओगे कम उछलेगी, ई का मान कम है। सीधी सी बात है, ई बताता है कि कितना ज्यादा उछलेगी, कितना ज्यादा नहीं उछलेगी। ई जो होगा वो बताएगा कितना उछलेगी। ई जितना ज्यादा होगा बॉल उतना उछलेगी, ई जितना ज्यादा एच उतना ज्यादा, स्मॉल एच उतना ज्यादा। यानी सीधी सी बात है, टक्कर होने के बाद की स्थिति बताता है कि टक्कर होने के बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी को हम प्रत्यावर्तन गुणांक कहते हैं। इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है। मुझे बताइए, क्या आपको बात क्लियर है? क्या मैं एक दो सवाल आपसे प्रीवियस ईयर के पूछ लूं, आप मुझे बता पाओगे? क्या मैं बताऊं आपको बता पाओगे मेरे भाई? हाँ जी भैया, हाँ। बात आ रही समझ में भाई? बोलो भैया। चलो भैया जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। वैसे तो आपको ई का फॉर्मूला पता चल गया है, स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। बुरा आपको लगेगा नहीं, और लग भी जाएगा तो बेटे मेरा क्या ही जा रहा है। बेटे मुझे एक बात बताओ, पहली बात मुझे बताना, ई का मान 0 कौन सी टक्कर में होगा? परफेक्टली इलास्टिक में होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक में होगा, या इन इलास्टिक में होगा? पूर्णता अप्रत्यास्थ में होगा, पूर्णता प्रत्यास्थ में होगा, या अप्रत्यास्थ में होगा? आपको मुझे बताना है ई बराबर 0 मतलब कौन सी टक्कर। आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पर, पहला। दूसरा थ्योरेटिकल बनेगा, ई का मान 1 से बड़ा होगा, बताओ कौन सी टक्कर है? पूर्णता अप्रत्यास्थ है, पूर्णता प्रत्यास्थ है, या अप्रत्यास्थ है? यानी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, या परफेक्टली इलास्टिक। तीसरा जो क्वेश्चन है वो बनेगा, ई का मान 1 कब होता है, और चौथा बनेगा ई का मान लेस देन 1 कब होता है। चारों बातें अगर आपने बता दी तो इसका मतलब है कि आपको ई समझ में आ गया। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, इससे ज्यादा कोई प्रश्न ही नहीं बनना। आप मुझे बता दो, अगर ये चारों बातें आ गई समझ में, तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। मुझे बता दो कि क्या है क्या नहीं है, सीधी सी बात है। मुझे बता दो ये चारों किस टक्कर को बताते हैं। ई 0 कब होगा? ई 0 कब होगा? सोचो, ई 0 कब होगा बेटे? ई 0 तब होगा ना जब स्मॉल एच 0 होगा। भाई स्मॉल एच 0 होगा, स्मॉल एच 0 होने का मतलब बिल्कुल ना उछले, और बिल्कुल ना उछले तो कौन सी टक्कर में आएगा? अरे जब स्मॉल एच नहीं होगा, जब स्मॉल एच 0 होगा तो कौन सी टक्कर होगी? बिल्कुल ना उछले। भाई मैं कीचड़ फेंक दूं जमीन में तो बिल्कुल नहीं उछलेगा, कौन सी टक्कर होगी मेरे भाई? तो इस टक्कर को याद करो। इस टक्कर को आपने परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन यानी पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर कहा था। अगर आप मेरी बात को पूरी तरीके से समझ चुके हो, इसको पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर कहकर चलते हैं, पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर कहकर चलते हैं। अरे परफेक्टली इलास्टिक में नहीं होगा स्नेहा बेटा, परफेक्टली इनलास्टिक होगा, पूर्णता अप्रत्यास्थ टक्कर होगा ना मेरे भाई। बॉल नहीं उछली मतलब स्मॉल एच 0 होगा, तभी तो ये 0 होगा। और बॉल नहीं चलेगी मतलब कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक। ई ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब, इस ग्रेटर देन 1 मतलब होने का मतलब हुआ जब स्मॉल एच की वैल्यू कैपिटल एच से बड़ी हो जाए। क्या मेरे भाई, क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये हो सकता है? ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये ब्रह्मांड में हो नहीं सकता, और ये नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है कि ई का मान कभी भी 1 से ग्रेटर निकल जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई बॉल गिराए और बॉल ज्यादा उछल जाए। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? संभव ही नहीं है इस ब्रह्मांड में, संभव ही नहीं है इस ब्रह्मांड में भाई। ई बराबर 1, 1 मतलब एच और कैपिटल एच बराबर हो जाए। भैया जी एच और कैपिटल एच कब बराबर होंगे? जब कोई एनर्जी का लॉस ना हो। इस टक्कर को हम क्या बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहेंगे, यानी इसको हम पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहकर चलेंगे। बोलो मेरे भाई, क्या बात है? ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहकर चलेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर कहकर चलेंगे। बोलो बात सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला और बता दो यार, 1 से छोटा, 1 से छोटा कब होगा? 1 से छोटा होगा जब एच छोटा हो, कैपिटल एच बड़ा हो, तब 1 से छोटा आएगा। और 1 से छोटा होने का मतलब ये कौन सा कोलिजन है? तो इसको हम इन इलास्टिक कोलिजन यानी पूर्णतः इन सॉरी अप्रत्यास्थ टक्कर कहेंगे, और ये अप्रत्यास्थ टक्कर के अंतर्गत आएगा, यानी अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यास्थ टक्कर कहकर चलेंगे, 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 अप्रत्यास्थ टक्कर कहकर चलेंगे। और इसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। इसको हम ये कहकर चलते हैं। इसे याद रखें, अगर आपके पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए कि ई का मान किसके बीच में होगा, तो ये 0 से 1 के बीच में हो सकता है, आइडियल केस में, आदर्श रूप में। तो इस 0 और 1 के बीच में हो सकता है, इसके बिना ये संभव नहीं है। तो आप सरल सी भाषा में इस तरीके से इस टक्कर को पढ़ सकते हो मेरे भाई। मुझे बताओ, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है ना? क्या बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि कौन सी टक्कर का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता इससे पहले आप कितना सीखे थे और कितना नहीं सीखे थे, पर मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है इस बात का, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, प्रत्यावर्तन गुणांक का। सर फिर सेकंड का आंसर क्या है? अरे सेकंड का आंसर कोई नहीं है बेटा, नहीं हो सकता, लिखा तो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कोई आंसर नहीं है बेटा। हाँ, जब होगा कैसे, जब दो ही चीजें हैं तो। दिन में क्लास लीजिए, 3 बजे रिचार्ज नहीं है। अरे बेटा तुम्हारे रिचार्ज के चक्कर में 3 बजे क्लास ले लें? बेटा मेरी क्लास होती है 3 बजे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये हमारा लिखने का तरीका है। बोलो भैया जी, सिंपल गणित है बाकी तो यार। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखवा दूं? फॉर्मूला लिखवा दूं?
फॉर्मूला लिखवा दूं, चलो ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेशन हम क्लास में नहीं कर सकते, थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है और उसमें हम समय खराब नहीं कर सकते, छोटे मोटे तो करा सकता हूं पर आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए जी, ये फॉर्मूला क्या है और याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है अगर आप कॉम्पिटिशन में चाहते हो तो। इससे भी आपके एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं, इनकी भी हम चर्चा करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना है, मैं आपको बता रहा हूँ एक क्वेश्चन। आपको मैं एनडीए का एक पेपर सॉल्व कराऊंगा, आप देखना, आपको मजा आएगा, बहुत आसान है। आप बोलोगे यार ये तो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है यार, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये तो, इतना आसान क्वेश्चन आया था पेपर में। M1 U1 वेलोसिटी से चल रहा है, M2 U2 वेलोसिटी से चल रहा है, M1 V1 वेलोसिटी से हो जाता है और M2 V2 वेलोसिटी से हो जाता है। हमें बताना है मेरे भाई, हमें बताना है कि भैया जी V1 और V2 के मान कितने होंगे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, आप सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा और याद हो भी जाएंगे, बहुत मुश्किल नहीं होती चीजें ना। हम अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, एग्जामिनेशन का एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अपनी जिंदगी में इतना बात याद रख लो कि भाई साहब आपको पेपर किसी भी हालत में पूरे में से पूरा करके आना है, जिंदगी में कहीं भी गलतियां नहीं होनी चाहिए, समझ लो बात। V1 बराबर कितना हुआ, तो V1 का फॉर्मूला हो जाता है, V1 बराबर, इधर लिख रहा हूं, V1 बराबर क्या होता है, तो ये होता है M1 माइनस में M2 अपॉन में होता है M1 प्लस में होता है M2 इनटू में, जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर आ जाता है, यानी U1 प्लस में दूसरे वाले का होता है 2 इंटू M2 इंटू U2 अपॉन में नीचे की तरफ सेम हो जाता है M1 प्लस M2। मुझे तो याद है लेकिन आप लोग भी याद जरूर रख लीजिएगा। तो इसकी बात लेकर चलो तो V1 निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2 लिखकर चलते हैं। बोलिए मेरे भाई, मुझे कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, मुझे कोई दिक्कत हो मुझे बता दो। भैया जी V2 की बात लेकर चलो तो कुछ नहीं करना है, बस ऊपर वाला उल्टा करना है। V2 का मान कितना होगा, M2 इंटू में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा M1, M2 माइनस M1 अपॉन में हो जाएगा M1 प्लस M2, बाकी सब कुछ सेम होना है। V2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पर U2 आएगा और उल्टा लिख देंगे उधर पर 2 इंटू M1 इंटू U1 अपॉन में नीचे हमेशा सेम रहता है M1 प्लस M2, और इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। और इन दोनों तरीकों से आप बता सकते हैं कि भाई इन दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। इतनी बात लेकर चलो। सर कितने चैप्टर रह गए हैं बेटा, अभी तो चैप्टर हैं 8-9 के आसपास। इसकी बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। क्या बात है, ठीक है, क्लियर है आपको बात? मुझसे पूछना हो कुछ तो पूछ सकते हैं, ठीक है जी, बढ़िया। चलिए, आप मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए हैं। इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एनडीए PYQ में इस पे क्वेश्चन आया है। चलिए जी, एक छोटा सवाल दीजिएगा, ये आपकी किताबों में पाथफाइंडर में भी क्वेश्चन मिलेगा। मुझे बताना अगर दोनों द्रव्यमान एक बराबर हो, दोनों मास एक बराबर हो, जैसे मैंने आपसे कहा एक ट्रक की टक्कर दूसरे ट्रक से हो गई, क्या होगा वेलोसिटी? अगर M1 बराबर M2 होता तो दोनों के वेग क्या हो जाते? मुझे ये बताओ, V1 और V2 क्या हो गए अगर M1 M2 बराबर होते तो कितना होगा? मेरे भाई दिमाग लगाओ। केस नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा हर बात को, ये भी आपको अपनी जिंदगी में मेरे हिसाब से नहीं समझ में आया होगा। M1 आपने कहा M2 के बराबर, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, M1 बराबर M2, M1 बराबर M2, ध्यान से समझिएगा, M1 बराबर M2। अगर M1 बराबर M2 है तो क्या ये पूरा जीरो हो जाएगा और ये पूरा जीरो हो जाएगा, और M1 M2 बराबर है तो ऊपर M नीचे 2M। ध्यान से देखिएगा भाई, देखो ना यार, क्या है तुम भी कर रहे हो। M1 M2 बराबर M रख दे तो यहां भी M और नीचे 2M हो गया, M से 2M कट गया, U2 बचा। मुझे बताओ क्या आपको समझ में आ रही है कि V1 की जो वेलोसिटी है, वो U2 के बराबर बनेगी? मुझे बताओ क्या बात ठीक है? तो क्या V1 की जो वेलोसिटी है वो U2 के बराबर बनेगी? यानी इसकी जो वेग है वो इसका वेग हो जाएगा, इसका वेग हो जाए भाई, इसकी जो वेलोसिटी, इसका जो वेग है वो दूसरे वाले का हो जाएगा। और अगर दूसरे में निकालोगे तो फिर से ये जीरो हो गया, M और 2M से 2M कट गया और 2M से 2M कटा, तो आप देखेंगे कि जो V2 का वेग होगा वो कितना हो जाएगा, U1 के बराबर हो जाएगा। क्या मेरी बात, क्या इस बात को समझे? क्या मेरे भाई बात समझे? बोलो भाई, समझ में आई? समझ में आने का मतलब ये हुआ, जो U1 था वो V2 हो गया, जो U2 था वो V1 हो गया। मतलब वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, वेग एक दूसरे से बदल जाते हैं। एक गाड़ी 20 से चल रही है, एक गाड़ी 10 से चल रही है, एक गाड़ी 20 से, दोनों की टक्कर हुई, पहले वाली 10 से चलने लगी, पीछे वाली 20 से। ये 10 से चल रही, ये 20 से चल रही, टक्कर हुई, ये 10 से चलने लगे, ये 20 से। कहने का मतलब हुआ वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाते हैं, वेग एक दूसरे से बदल जाते हैं अगर दोनों के मासेस यानी दोनों के द्रव्यमान क्या हो, सेम हो, यानी दोनों के मास अगर क्या हो, सेम हो। कहने का मतलब ये हुआ कि इफ
वेलोसिटी इंटरचेंज यानी वेग एक दूसरे से बदल जाते हैं। वेग एक दूसरे से बदल जाते हैं। वेग एक दूसरे से बदल जाते हैं। 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 मेरे भाई मुझे बताओ, वेग एक दूसरे से क्या होते हैं? बदल जाते हैं। क्या आपको बात समझ में आई मेरी? पर ये तो हाइपोथेटिकल। अबे तुम्हें हाइपोथेटिकल से क्या लेना यार? हाइपोथेटिकल क्या होता है? हाँ जी भैया ठीक है, हाइपोथेटिकल होगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो है, सब कुछ ही आपको पढ़ना है। ऐसे कि आपको, आप कौन सा सब कुछ चीज़ें अभी तक कौन सी पढ़ के आ रहे हो? सब तो वैक्यूम में पढ़ते आ रहे हो। अभी तक तो तुमने नहीं बोला कि सब हाइपोथेटिकल होगा, वैक्यूम वैक्यूम। अभी तो आराम से पढ़ रहे थे अभी तक। आज तुम्हें हर्षित तुमने बोल दिया कि आज हाइपोथेटिकल हुआ है। चलिए भैया, पहली बात, केस नंबर 2। केस नंबर 2, मेरे भाई एक बात बताओ, साइकिल अगर ट्रक से टक्कर हो जाए तो साइकिल का क्या होगा? भाई मैं इसको साइकिल बोल देता हूं, उसको ट्रक। ट्रक चल रहा है आगे 50 की स्पीड से, पीछे साइकिल चल रही है हमारी, और साइकिल टकराएगी ट्रक से। मुझे बताओ क्या ट्रक उड़ जाएगा साइकिल की टक्कर से? मुझे जरा बताओ अब कितना होगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं क्या है। कॉन्सेप्ट है कि अगर m1 का वेग m2 की तुलना में बहुत कम हो, m1 का वेग m2 की तुलना में बहुत कम हो, m1 का वेग बहुत तुलना में कम हो, ये है साइकिल, साइकिल साइकिल, और ये क्या है बेटा? ट्रक। साइकिल की टक्कर अब ट्रक से हो रही है। मुझे बताओ अब साइकिल की टक्कर अब हमें टक्कर करनी है किसके साथ में? मैं बढ़िया हूं सरबजीत, मैं बढ़िया हूं बेटा। साइकिल की टक्कर अगर ट्रक से होगी तो क्या होगा? m1 जो है, m2 जो है वो बहुत बड़ा है बेटा, m2 बहुत बड़ा है, m1 चुन्नू सा है। m2 बहुत बड़ा है, m2 क्या है? चुन्नू सा है। m2 बहुत बड़ा है, m2 चुन्नू सा है। नहीं, m2 बहुत बड़ा है, m1 चुन्नू सा है, m1 बहुत छोटा है। चलिए भैया, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है जी। जी भैया, मोहित शर्मा डलवा देंगे रिकॉर्डेड लेक्चर, जैसा आप ठीक समझे। ठीक है जी भैया, कुछ लेक्चर्स रिकॉर्डेड डलवा देंगे, ठीक है। ठीक है जी, बढ़िया। मेरे भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं होता है। जो होगा, हाँ भैया क्या होगा मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या होगा? होगा तो उसका सही बात है, मेरी आपकी जो बात है भैया जी बिल्कुल सही है कि भैया होगा तो साइकिल वाले का ही, पर होगा क्या? ठीक है जी, चलिए भैया जी, ना साइकिल बचेगी ना साइकिल वाला। अच्छा जी, ठीक है। हम्म, देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई जी। बेटा अगर m2 बहुत बड़ा है, m2 बहुत बड़ा है, m2 बहुत बड़ा है, नीचे वाले का आंसर भी m, भाई m1 है 0.1 या 0.0000001, और m2 है 1 लाख। 1 लाख में 0.0000001 जोड़ देंगे तो क्या नीचे m2 बचेगा? मेरे भाई m2 बहुत बड़ा है, m1 बहुत छोटा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो नीचे क्या बनेगा? m2 बचेगा। m2 ऊपर भी है, ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो यहां बचेगा 2u2। ध्यान रखना 2u2, यहां की बात करें। m2 बहुत बड़ा है तो m1 की तो कोई औकात है नहीं, m1 तो हटा दो ना, m1 ऊपर ना m1 नीचे, ये समझ लो, ये हट गए, ये हट गए क्योंकि ये तो बहुत छोटे हैं। तो m2 कट जाएगा, माइनस का u1 बचेगा। मुझे बताओ क्या पहला v1 बराबर माइनस का u1 बचेगा और प्लस में बचेगा, या m2 बचा था, नीचे की तरफ m2 था, m2 से m2 कट गया था, क्या ये 2u2 के बराबर हो गया था? मुझे बताओ क्या v1 की वेलोसिटी इतने के बराबर हो जाएगी? ठीक है जी भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया। और मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, अब हम इसकी बात करते हैं बेटा। m2 बहुत बड़ा है तो m2 बहुत बड़ा है, m1 हटा दो यहां से भी और यहां से भी हटा दो, यहां से हटा दो, m2 कट जाएगा, बचेगा v2 बराबर u2। अब m2 बहुत बड़ा है, m1 तो बहुत छोटा है ना, नीचे वाला बहुत बड़ा, ऊपर वाला बहुत छोटा, 0.1 को डिवाइड कर दो 1 लाख से, आंसर कितना आएगा? 0। तो भैया जी कितना आंसर आएगा? इसकी बात करूं तो v2 का वेग कितना हो जाएगा? v2 बराबर होगा, v2 बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा u2। यानी कहने का मतलब है, ये मेरे कहने का मतलब है, ट्रक को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ट्रक का वेग वो का वही रहेगा, ट्रक का वेग वही रहेगा, ट्रक का वेग वही रहेगा, वही रहेगा। कहने का मतलब समझो भैया जी, ट्रक जो पहले चल रहा था u2 वो अभी भी v2 है। तो भैया ट्रक, साइकिल क्या बिगाड़ पाएगी ट्रक का? साइकिल क्या बिगाड़ पाएगी मेरे भाई ट्रक का? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी साइकिल ट्रक का। तो भाई ट्रक जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, यानी ट्रक के वेग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। अब अगर ट्रक की टक्कर साइकिल से हो जाए तो क्या हो? ट्रक की टक्कर अगर साइकिल से, केस नंबर 3। अब मेरे भाई हमने कहा, अब मेरे भाई m1 का मान m2 से बहुत बड़ा हो जाए, अब ट्रक की टक्कर साइकिल से करानी है, साइकिल से करानी है। ट्रक की टक्कर किससे करानी है? साइकिल से। अब देखना ट्रक की टक्कर, m1 बहुत बड़ा है मेरे भाई, देखो m1 अगर बहुत बड़ा है, अगर ट्रक अगर साइकिल से टकराएगा तो ट्रक की वेलोसिटी पे क्या असर होगा? कुछ नहीं, देखो निकल के भी आएगा।
m1 बहुत बड़ा है तो बेटा m1 बहुत बड़ा है, m2 हटा दो, m2 हटा दो, m1 m1 कट जाएगा, v1 बराबर u1 बचेगा। m1 बहुत बड़ा है, m2 तो बहुत छोटा है, m1 बहुत बड़ा है तो नीचे बहुत बड़ा, ऊपर बहुत छोटा, तो इसका आंसर लगभग 0। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो v1 का वेग क्या रहेगा, u1 के बराबर रहेगा, यानी ट्रक के वेग पर फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक के वेग पर फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक के वेग पर फिर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक का वेग वही रहेगा, वही रहेगा। और अगर मैं बात करूं दूसरे में क्या होगा, तो भाई m1 बहुत बड़ा है, m1 बहुत बड़ा है, m2 बहुत छोटा है, तो m2 यहां से हटा दिया, m1 m1 कट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो v2 बराबर बनेगा माइनस का u2, माइनस का u2। और m1 बहुत बड़ा है, m2 नीचे से हटा देंगे तो m1 m1 कट जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2 का u1। और इस तरीके से आपके दो केसेस बनते हैं और ये केसेस पर सवाल पूछा गया है। मैं आपको बता भी देता हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है कि आंसर कितने होंगे और कितने नहीं होंगे, और इस तरीके से आप तीनों केस को पढ़ सकते हो और तीनों केस को समझ सकते हैं। मुझे बताओ, इस पर भी जितने सवाल बनते थे मैंने सारी ही चीजें आप लोगों को करा दी हैं। मुझे बताओ क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा, इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपके पेपर में, न्यूमेरिकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये न्यूमेरिकल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये समझ के चलिएगा। ये जो टक्कर हो रही है किसकी है, इसमें कोई ऊर्जा का लॉस नहीं है, ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का क्वेश्चन है, परफेक्टली इलास्टिक का क्वेश्चन है, यानी पूर्णता प्रत्यास्थ का केस है। पूर्णता, क्योंकि पूर्णता अप्रत्यास्थ, पूर्णता प्रत्यास्थ का केस है, पूर्णता प्रत्यास्थ का केस है, पूर्णता प्रत्यास्थ का केस है। मुझे बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो मुझे बता सकते हो। बोलो भाई जी, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बोल सकते हो। भैया जी बोले, ठीक है जी। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। दो फॉर्मूले और लिखने हैं फॉर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। आपका ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, अब हमें बस न्यूमेरिकल करने रह गए हैं, गतिज ऊर्जा में हानि। आज मैं बात करूंगा आप लोगों की, है ना, आप लोग के बारे में। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को भी स्टार्ट कर दें, यानी 12th क्लास भी स्टार्ट कर दें साथ साथ में। कैसा विचार है आप मुझे बताइए। तो मैं 12th क्लास की बात करूंगा कल, है ना। तो हो सकता है हम लोग एक कोशिश करें कि 1 घंटे की क्लास और रखकर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंप्लीट कर लें जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर भी कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट कर लें, 12th क्लास भी स्टार्ट कर देते हैं। 12th क्लास में 5 चैप्टर है, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है जी। चलिए जी, अगर लॉस होता तो क्या होता है, तो भैया जी v1 का फॉर्मूला कितना होता है, तो आपने जो m1 माइनस m2 लिखा था, बस यहां पर e का मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर वाले में e का मल्टीप्लाई करना होता है, ये हो जाएगा m1 प्लस m2। इंटू में क्या था बेटा, इंटू में था u1, प्लस में था यहां 1 प्लस e का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2, पहला फॉर्मूला। तो यहां 1 प्लस ई का मल्टीप्लाई करना है या ई, बस दोनों तरीके सेम है, दोनों के फॉर्मूले सेम है। यहां पर होगा m2 माइनस में यहां m ई का मल्टीप्लाई करना है, नीचे तो सेम रहने वाला है m1 प्लस m2। आवाज नहीं बेटा, इंटू में क्या होगा, जिसका निकाल रहे हो वही आएगा u2, प्लस में कितना होगा, यहाँ 1 प्लस ई का मल्टीप्लाई करना है, और इंटू में क्या हो जाएगा m1 इंटू u1, अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले से पिछले वाले फॉर्मूले भी बने हैं, इसी वाले फॉर्मूले से पिछले वाले फॉर्मूले भी बने हैं। आपको याद होगा, परफेक्टली इलास्टिक के लिए, पूर्णता प्रत्यास्थ के लिए, परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, तो पूर्णता प्रत्यास्थ के लिए ई का वैल्यू 1 होता है। और इस फॉर्मूले में अगर ई की जगह 1 रख दोगे तो पिछला वाला पूरा केस बन जाएगा। ई एक्सपोनेंशियल है, अरे हर्षित महाराज, ई एक्सपोनेंशियल नहीं है बेटा, ई का नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यावस्थन गुणांक। बेटा हमारे यहाँ ई का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यावस्थन गुणांक, ठीक है जी। हाँ जी, 12th का स्टार्ट करते हैं, 12th का भी स्टार्ट करते हैं, 1 घंटा क्लास लेके, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। तो 11th खत्म होने वाली है, 11th के 2-3 चैप्टर रह गए, तो 11th जल्दी से खत्म करके 12th भी खत्म कर देंगे जल्दी से यार, है ना। 12th भी साथ साथ में स्टार्ट कर देंगे, तो 11th के हमारे 3 चैप्टर रह गए। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको भी पढ़ सकते हैं, ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में हानि को हम इसको पढ़कर चलते हैं। सारे फॉर्मूले कल याद रख के आइएगा, याद करके आइएगा। और बेटा मारूंगा सबको, याद रखना इस बात का कि सबको फॉर्मूले कल याद करके आने हैं बेटे, एक एक को ध्यान रखना बेटे इसको, वरना कसम से बता रहा हूँ बेटे, ऐसी मतलब अपशब्द निकलेंगे ना मेरे मुंह से बेटे, मैं बता नहीं सकता बेटे, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले याद करके आइएगा, सारी चीज को रिवाइज करके आइएगा। कल हमारा न्यूमेरिकल क्लास होगी, ज्यादातर कल हम न्यूमेरिकल करके चलेंगे, न्यूमेरिकल्स कल होंगे, और ये चैप्टर भी हो सकता है कल ही खत्म हो जाए, कल ही खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। परसों हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, जिसका नाम होगा ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रेविटेशन हम पढ़ के चलेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों को मुलाकात होगी।